Hello and welcome to Bhaturi Foundation. In this lecture, we will study chapter 2nd of Geography, class 8th NCRT. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This lecture will be beneficial for academic purpose for students of class 8th and also for UPSC preparation and other competitive exams. एनसीईआरटी सभी क्लासेस की हमारे ऐप पर है। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बहादुरी फाउंडेशन प्ले स्टोर से, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. Fetch माने लाना, पानी लाने के लिए अफ्रीका में तंजानिया जगह है, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होगी तो माम्बा सुबह जल्दी उठ जाता है पानी लाने के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, और पीटर जो है वो एक शिप रियरिंग रीजन में रहता है जहाँ पे शिप पाले जाते हैं। रियर माने पालना, रीजन इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ग्रास लैंड ज़्यादा है, वहाँ पे शिपों को पाला जाता है। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, और उसकी फैमिली वहाँ पे ऊन की फैक्ट्री का बिजनेस करती है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और पीटर की फैमिली भी वेजिटेबल ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, जो कि हेल्दी फार्मिंग होती है, और वहाँ की जो वेजिटेबल्स होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल वो ज़्यादा हेल्थी होती है। माम्बा एंड पीटर स्टेज इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और पीटर दो अलग अलग बच्चे हैं, वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और अलग अलग तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, और ये उनकी लाइफ में जो डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है? एक तो क्वालिटी ऑफ लैंड, सोयल में जो डिफरेंस है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दोनों कंट्री में, जैसे एनिमल्स है, जाकर जैसा वहाँ का वेजिटेशन है, सोयल है, लैंड है, उस हिसाब से ही हर कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड और नेचर ऑफ लिविंग डिसाइड होता है। लैंड लैंड इज़ अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल ह्यूमन बींग्स के लिए, लैंड उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ पे जितना भी सरफेस एरिया है उसका 30% ही लैंड कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और उस 30% में से भी सारा 30% वो हैबिटेबल नहीं है, रहने योग्य नहीं है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. और यही रीज़न है कि पॉपुलेशन जो है अर्थ पर वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंड और क्लाइमेट। द रग्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड का सरफेस। रग्ड माने ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पहाड़ है कहीं पे खाई है, तो रग्ड टोपोग्राफी है। स्टीप स्लोप्स है ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज कहीं पे, ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, ससेप्टिबल है वाटर लॉगिंग के लिए। डेजर्ट एरियाज है, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, कहीं पे घने जंगल है, आर नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। तो ऐसी जगहों पर जो पॉपुलेशन है या तो स्पार्स है, बहुत कम है, और या अनइनहैबिटेड है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो मैदानी इलाका है, रिवर के किनारे, रिवर घाटियाँ है, नदी घाटियाँ, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। हैंस दीज आर
द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से ये एरिया प्लेन के और नदी घाटी के एरिया ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, घने आबादी वाली जगह है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। और 90% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% एरिया पे रहती है। 70% ऑफ द लैंड इज इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। और 70% जो लैंड है या तो वहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है और या वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज़। तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। लैंड का प्रयोग अलग अलग पर्पस के लिए होता है, सच एज एग्रीकल्चर जैसे कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए जंगल के लिए, माइनिंग खनन के लिए जो हम कोयला और निकालते हैं या इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल्स निकालते हैं, बिल्डिंग हाउस के लिए, रोड्स और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लगाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। तो इसको कॉमनली हम लैंड यूज़ कहते हैं कि लैंड का कैसे कैसे यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। और लैंड का जो यूज़ है वो किस पे डिपेंड करता है कि लैंड का फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है, प्लेन है या माउंटेन है या डिच है, खाई है। सोयल कैसी है, सोयल फर्टाइल सोयल है या फर्टाइल नहीं है। जैसे फर्टाइल सोयल है तो एग्रीकल्चर के लिए बेटर है, फर्टाइल नहीं है, माउंटेनियस एरिया है या प्लेट्यू टाइप का एरिया है तो वहाँ पे माइनिंग हो सकती है। क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है या गर्म है। मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है। तो ये डिपेंड करता है कि उस लैंड का क्या यूज़ हो सकता है। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। और ह्यूमन फैक्टर और टेक्नोलॉजी भी ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड का क्या यूज़ हो सकता है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और लैंड को हम ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी लैंड है। कम्युनिटी लैंड मतलब जिसको कम्युनिटी लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉमन पीपल यूज़ कर सकते हैं, सरकारी लैंड जिसको बोल सकते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ऐसी कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। पीपल एंड दियर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। और लोगों की जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहती है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लेकिन लैंड तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ेगी नहीं। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और लैंड की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग होती है, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कहीं की लैंड फर्टाइल है, कहीं की लैंड बंजर है, जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो ही नहीं सकती, बैरन लैंड है वो। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। कई लोगों ने तो इनक्रोच अपोन मतलब घेरना शुरू कर दिया कॉमन लैंड को भी कमर्शियल पर्पस के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करने लग गए हैं कॉमन लैंड को भी। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए अब क्या खतरा है, लैंड का डिग्रेडेशन, लैंड का बर्बाद होना, लैंडस्लाइड होना, लैंड फिसल जाना मतलब पत्थर गिर जाना, सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव, डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, पेड़ों का कटने से क्या होगा, मरुस्थल बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएंगे, आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड ज़्यादा लेते जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा चलती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एवर ग्रोइंग डिमांड भी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इससे लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है जंगलों का, फॉरेस्ट का और एंड एरेबल लैंड का। एरेबल लैंड जो कृषि योग्य भूमि थी उसका नुकसान हुआ एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। और अब डर है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए जिस रेट से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, उसको चेक करना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है।
एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन। एफोरेस्टेशन मतलब अपोजिट है डिफोरेस्टेशन का, पेड़ों को लगाया जाना। लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड जो वेस्ट हो गई है उसको रिक्लेम करना, उसको फर्टाइल बनाना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उनका कम यूज़ हो, रेगुलेटेड यूज़ हो। एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग, और ओवरग्रेजिंग को भी रोका जाए। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ये कुछ सामान्य मेथड्स हैं जिससे हम लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ग्लोसरी में पढ़ेंगे वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक्स। जो एक्सपोज रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, उनकी जो टूट फूट होती है, जैसे कि टेम्परेचर से, फ्रोस्ट एक्शन से, प्लांट से, एनिमल से एंड ह्यूमन एक्टिविटी से, तो वो टूटते टूटते मिट्टी बन जाती है, सोयल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को वेदरिंग फेनोमेना बोलते हैं। और वेदरिंग ही एकमात्र कोज है सोयल बनने का। द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ दैट इज कॉल्ड सोयल। तो ये सोयल की डेफिनेशन हो गई। पतली सी लेयर होती है अर्थ के सरफेस पे, उसको सोयल बोलते हैं। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल, और लैंड का क्या फॉर्म होगा इसी से डिटरमाइन होती है कि सोयल कैसी होगी, फर्टाइल होगी या इनफर्टाइल होगी, बैरन होगी, पथरीली होगी या कैसी होगी। तो सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सोयल किससे बनता है? एक तो ऑर्गेनिक मैटर, जीवों से, पेड़ पौधों, पत्ते, एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक से, और जो टूटी चट्टानों से है, फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये होता है वेदरिंग की फेनोमेना से। द राइट मिक्स ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। अगर सही मिक्स है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, तो सोयल जो है वो फर्टाइल होती है। लैंडस्लाइड क्या होता है? पहाड़ों पे से ज़मीन का फिसलना, बड़े बड़े पत्थरों का गिर जाना लैंडस्लाइड कहलाता है। ज़्यादातर ये बारिशों में होता है, या अर्थक्वेक वगैरह से भी हो सकता है, बाढ़ से भी हो सकता है। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, मतलब चट्टानों का बड़ी मात्रा में गिर जाना लैंडस्लाइड कहलाता है। डिब्रिस ऑफ अर्थ डाउन ए स्लोप, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद, और कई बार लैंडस्लाइड हो सकती है कंजंक्शन विद, मतलब साथ ही किसके? अर्थक्वेक के, फ्लड के, वोल्केनोज के। तो प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कोज हैवी लैंडस्लाइड। अगर ज़्यादा समय तक बारिश आ जाए, प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, तो भी हैवी लैंडस्लाइड हो सकती है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, जो नदी के बहाव को रोक सकता है, और नदी का सारा पानी आसपास के एरिया में जाके बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, फ्लड आ सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कोज हैवक टू द सेटलमेंट, और जो रिवर ब्लॉक हो जाती है तो वो बहुत ही नुकसान देगा आसपास के सेटलमेंट में, डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। इन द हिली टेरन, और जो पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड्स हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है टेरन में, हिली टेरन में, that often strike the life and property and occupy a position of major concern। एक केस स्टडी है, मतलब कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांजी विलेज नियर पैकोंग रिकोंग पीओ इन किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये केस स्टडी है, एग्जाम्पल है। मिटिगेशन ऑफ मैकेनिज्म्स। मिटिगेशन मैकेनिज्म, अब इनको लैंड डिग्रेडेशन को या नेचुरल डिजास्टर को रोकने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं? सब ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। लैंडस्लाइड को रोकने के उपाय हैं हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। जो एरिया ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए उनकी मैपिंग की जाए, और वहाँ पे कोई बिल्डिंग सेटलमेंट या कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल, एक रिटेंशन वाल बना दी जाए टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, ताकि लैंड स्लिप होने से रोकी जा सके। जहाँ पहाड़ी एरिया है, मिट्टी है, दरदरी मिट्टी है, तो वहाँ पे एक सपोर्टिंग वाल बना दी जाए जिससे लैंडस्लाइड को ना हो सके। और इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। पेड़ क्या होती है? उनको सॉयल होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जड़ों से पेड़ सॉयल को रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिससे लैंडस्लाइड होने के कम चांस होती है। बड़ी मात्रा में मास लैंडस्लाइड नहीं हो पाती।
द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। और जो ड्रेनेज है सिस्टम है उनको भी अगर कंट्रोल किया जाए पानी की मात्रा को तो भी लैंडस्लाइड होने से बचाया जा सकता है। ये साइड में वाइट वाइट जो दिख रही है पिक्चर में, ये रिटेंशन वाल बनाई गई है। ये सोयल प्रोफाइल है। जो बिल्कुल अपर सोयल होती है वो टॉप सोयल विद ह्यूम्स एंड वेजिटेशन होता है उसमें। सेकंड पे सब सोयल है विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। थर्ड पे है वेदर्ड रॉक मटेरियल्स और लास्ट में है पेरेंट रॉक। टेक्स द हंड्रेड्स, डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोयल। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए लगभग 100 साल का टाइम लगता है। इतनी स्लो प्रोसेस है वेदरिंग की जिससे कि सोयल का फॉर्मेशन होता है। फंक्शन ऑफ सोयल फॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन। अब कौन से फैक्टर है जो कि सोयल को फॉर्म करते हैं? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कैसी है, एक तो इस पे डिपेंड करता है कि सोयल का फॉर्मेशन कैसा होगा। क्लाइमेट फैक्टर कैसे हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सोयल। फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा है इस पे भी डिपेंड करता है कि सोयल कैसी बनेगी। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और सोयल फॉर्मेशन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्लेस टू प्लेस डिफर भी करते हैं। तो ये बीच में सोयल है और ये सोयल को बनाने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन कलर, टेक्सचर। कलर कैसा होगा सोयल का, टेक्सचर कैसा होगा, दरदरी होगी या महीम होगी या स्लिपरी होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी सोयल की। मिनरल्स कंटेंट और परमिएबिलिटी कितनी होगी, मतलब पानी को कितना रिटेन कर पाएगी। ये सारा पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है सोयल के। रिलीफ फीचर, एल्टीट्यूड एंड स्लोप को बोलते हैं, डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल। अब सोयल कितनी जमेगी डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई ऊंचाई पे है सोयल। तीसरा, फ्लोरा, फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूम्स फॉर्मेशन। तो ह्यूम्स कितना बनेगा, कितनी तेज़ी से बनेगा, ये फ्लोरा, फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूम्स फॉर्मेशन। तो कितनी जल्दी ये बनेगी, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का कितना जल्दी होगा डिपेंड करता है क्लाइमेट कैसा है। अगर वहाँ पे फ्रॉस्ट जमती रहती है, सनशाइन तेज है, तो जल्दी विदरिंग हो सकती है। टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सोयल प्रोफाइल। और सोयल मोटी है, पतली है, बारीक है, कैसी है, ये डिपेंड करता है कितने टाइम के बाद वो सोयल बनी है। तो ये है एक एक्टिविटी इन इंडिया। सोयल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, डेजर्टिक लैंड एंड माउंटेन सोयल। तो इस प्रकार की सोयल हो सकती है इंडिया में। एलुवियल सोयल हो सकती है, ब्लैक सोयल हो सकती है, रेड सोयल, लैटराइट सोयल, डेजर्टिक और माउंटेन सोयल हो सकती है। डिग्रेडेशन ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। अब सोयल का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसको कंजर्व करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो सोयल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोयल एज ए रिसोर्स। तो सोयल इरोजन जो है और डिप्लीशन जो है सोयल का, वो सबसे बड़ा कारण है सोयल एज ए रिसोर्स का वेस्ट होना। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोयल्स। ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर दोनों ही लैंड के डिग्रेडेशन, सोयल के डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है। फैक्टर्स विच लीड टू सोयल डिग्रेडेशन आर, और वो वाले फैक्टर जो कि सोयल को डिग्रेड करते हैं, ख़राब करते हैं, वेस्ट करते हैं, उनमें है एक तो डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का काटा जाना, ओवर ग्रेजिंग, जानवर ज़्यादा घास चर लेते हैं तो मिट्टी आ, आ, खुली हो जाती है जिससे उसका कटाव हो जाता है, मिट्टी का बह जाती है मिट्टी ओवर ग्रेजिंग होने से। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, ज़्यादा अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो भी सोयल ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। रेन वाश, बारिश आती है तो भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स हो जाते हैं तो भी मिट्टी को डिग्रेड किया जाता है। सब मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन। तो अब सोयल को कंजर्व करने के क्या मेथड हो सकते हैं? पहला मेथड है मल्चिंग।
मल्चिंग में क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जब खाली पड़ा मैदान होता है तो मिट्टी का कटाव हवा से और पानी से ज़्यादा होता है, तो उसको ढक दिया जाता है जैसे कि भूसा वगैरह से, उसको मल्चिंग बोलते हैं। कैंटोर बैरियर्स क्या होता है, स्टोन और ग्रास सोयल्स, स्टोन्स, ग्रास, घास, पत्थर, सोयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, उनका बैरियर बनाया जाता है अलोंग कंटोर्स, कंटोर ट्रेंचर्स आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और वहाँ पे वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है जिससे कि रन ऑफ ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो। मिट्टी को कट से बचाने के लिए बीच बीच में ट्रेंचेस मतलब गड्ढे नालियाँ बनाई दी जाती है, जिससे अगर पानी मिट्टी को बह के ले जाए तो उस गड्ढे में मिट्टी डल के मिट्टी वहीं पर रुक जाए और पानी बह जाए। तो ये हो गया कंटोर बैरियर्स। रॉक डैम, रॉक डैम होता है चट्टानों के डैम बना दिए जाते हैं। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि पानी के बहाव को स्लो किया जा सके जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। दिस प्रिवेंट्स गुलीस एंड फर्दर सोयल लॉस, इससे गुलीस नहीं बनती, गुलीस होते हैं मिट्टी पानी के बार बार बहने से जो नाली बन जाती है जिससे पानी बह के जाता है मिट्टी को साथ ले जाता है, तो गुलीस बनने से प्रिवेंट करता है रॉक डैम। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। ये है टेरेस फार्मिंग। टेरेस माने छत, मतलब हिली एरिया जो होता है, मतलब अगर प्लेट्यू टाइप का है तो टेरेस पे फार्मिंग की जाए। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। तो इसे सीढ़ी नुमा खेत भी बोलते हैं, मतलब एक तरह से जो स्लोपी लैंड होती है उस पे टेरेस की तरह सीढ़ियाँ बना दी जाती है और प्लेन एरिया पे एग्रीकल्चर किया जाता है जिससे कि स्लोप को रोका जा सके पानी को बहने से। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रिवेंट द सोयल फ्रॉम रेन वाश। बारिश से खाली ज़मीन पे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है तो इंटरक्रॉपिंग की जाती है, कभी एक क्रॉप तो कभी दूसरी क्रॉप, जिससे कि लैंड बिजी रहती है। कंटोर प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ ए हिली स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो वो कंटोर फार्मिंग होती है, वही सीढ़ी नुमा की तरह उस पर प्लेन बनाया जाता है और नेचुरल बैरियर का क्रिएट कर दिया जाता है स्लोप के अगेंस्ट। शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, जो समुद्र के किनारे के रीजन है, ड्राई रीजन्स है, वहाँ पे पेड़ों की पंक्ति लगाई, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोयल कवर। वहाँ पे मिट्टी से कटाव ना हो जाए, हवा से कटाव ना आ जाए, तो वहाँ पे पेड़ों की एक बाड़ लगा दी जाती है जिसको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं, और जिससे समुद्र का पानी, जैसे सुनामी आया था, सुनामी से जो शेल्टर बेल्ट है, शेल्टर बेल्ट ने काफ़ी सेव किया था लोगों के सेटलमेंट को, मतलब कॉलोनियों को बचाने में। तो शेल्टर बेल्ट से ही टकरा के आधा पानी की फोर्स कम हो गई थी। अब है वाटर। वाटर इज ए वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यू किया जा सकता है वाटर को, नेचुरल रिसोर्सेस है। थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और थ्री फोर्थ भाग अर्थ का सरफेस का जो है वो वाटर से कवर है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए पृथ्वी को, अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले ओशियन में ही लाइफ का पहली बार जन्म हुआ था। इवन टुडे द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, 2/3 भाग पे समुद्र है अर्थ के, एंड सपोर्ट्स ए रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ, और वहाँ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल लाइफ की वैरायटी है ओशियन में। द ओशियन वाटर इज हावर सैलिन, लेकिन ओशियन का जो पानी है, समुद्र का पानी, वो
खारा होता है, सैलाइन होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको पिया नहीं जा सकता, जिसको ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं लाया जा सकता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, और फ्रेश वाटर तो सिर्फ 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज ए आई शीट, और उसमें से भी 70% तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में। तो ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो केवल 1% ही रह जाता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है, पोर्टेबल वाटर है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और इसे ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। सरफेस वाटर इन रिवर्स, सरफेस वाटर के रूप में रिवर्स में और लेक्स में होता है। एंड एज ए वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, और वाटर वेपर के रूप में एटमोसफेयर में पाया जाता है। ये 1% पानी ही पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंसेस ऑन अर्थ। तो फ्रेश वाटर सबसे कीमती चीज़ है पृथ्वी पर जो है। वाटर कैन नीदर बी एडिड नोर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ लाइक ऑल अदर नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर को भी ना तो बनाया जा सकता और ना ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका जो टोटल मात्रा है वो स्थिर रहती है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द कॉन्स्टेंट मोशन। अब हमें ज़्यादा या कम लग सकता है पानी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट मोशन में रहता है थ्रू वाटर साइकिल, cycling through the oceans, the air and the land, and begin again throughout the process of evaporation, precipitation and runoff. एवापोरेट होता है पानी, फिर प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाती है या ओस पड़ जाती है, और फिर रन ऑफ और फिर बह जाता है एज द वाटर साइकिल। तो एक्टिविटी में है एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। लगभग 150 लीटर पानी पीता है रोजाना। तो वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। तो दूसरे यूसेज जो है पानी के, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यही मेजर कॉजेस है पानी की शॉर्टेज के, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इधर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। तो दूसरा वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी ड्राई होते जा रहे हैं। इस वजह से वाटर की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटीज़, वाटर अवेलेबिलिटी की क्या समस्या है। देर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कहीं सारे, बहुत सारे रीजन्स में वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इस सभी एरिया में फ्रेश वाटर की सप्लाई की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉट्स, और जो क्लाइमेटिक जोन में कंट्रीज लोकेटेड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है, ससेप्टिबल है टू ड्रॉट्स, सूखे के लिए, फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशंस इन सीजनल और एनुअल precipitation ऑफ द स्कैरसिटी इज caused बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर शॉर्टेज है ये एक परिणाम हो सकता है, कंसिक्वेंस हो सकता है वेरिएशंस का, किसमें, सीजन के वेरिएशन में, और एनुअल प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश कभी ज़्यादा होती है कभी कम, इस वजह का भी हो सकता है। और स्कैरसिटी इज कोज्ड, और स्कैरसिटी इस वजह से भी हो सकता है कि पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या पानी के वाटर रिसोर्सेज को हम कंटेमिनेट कर देते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं। इस वजह से वाटर की प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे हो, उनको कैसे बचाया जाए। तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के समय में क्लीन और एडिक्वेट वाटर को मुहैया कराना एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हालांकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। लेकिन इसका ओवर यूज करना और इसको पोल्यूट कर देना एक बहुत बड़ी समस्या है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, और जो हम पानी को अनट्रीट
ट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड करके सीवेज, एग्रीकल्चर और केमिकल यूज से, इंडस्ट्रियल फ्लुएंट से वाटर बॉडीज़ को हम कंटेमिनेट कर देते हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, इससे जो पानी है वो नाइट्रेट और मेटल्स एंड पेस्टिसाइड से पोल्यूट हो जाता है और पोर्टेबल नहीं रह पाता, ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं रह पाता। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ज़्यादातर जो केमिकल हम एग्रीकल्चर में यूज़ हो करते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, और वो ज़्यादातर केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि नष्ट नहीं होते पानी में भी, और ह्यूमन कंजम्पशन के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर भी घुस जाते हैं और कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज एंड reach human bodies through the water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो वाटर बॉडी में मतलब नदी नहरों में पानी को, गंदे पानी को छोड़ने से पहले उसको सुटेबली ट्रीट किया जाना जरूरी है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। अगर फॉरेस्ट है, जंगल है और वेजिटेशन है तो पानी के जो कटाव को वो स्लो कर देते हैं। रिप्लिनिश द अंडरग्राउंड वाटर, और ज़मीन के नीचे के अंडरग्राउंड वाटर को भी वो रिप्लिनिश कर देते हैं। पेड़ जड़ों के द्वारा पानी को सोख के नीचे पहुंचा देती है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, और वाटर हार्वेस्टिंग भी एक दूसरा तरीका है पानी को बचाने का। जो भी पानी रन ऑफ हो रहा है, वेस्ट बह रहा है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं थ्रू वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया, और स्प्रिंकलर हम यूज़ कर सकते हैं जिससे एरिया को इरिगेट भी इफेक्टिवली कर देंगे, चेकिंग वाटर लॉसेस, और पानी का भी लॉस बच जाएगा थ्रू सीपेज एंड एवापोरेशन। और अगर पानी बहता रहेगा खेतों में तो पानी का एवापोरेशन भी हो जाता है और वेस्ट भी हो जाता है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई करने से क्या होता है, पानी सिर्फ पेड़ों को जितना यूज़ है उसी के लिए यूज़ होता है, वेस्ट नहीं होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन, और ड्राई रीजन में तो एवापोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, सारा पानी उड़ जाता है, तो ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल होती है ऐसे एरिया में। रेन वाटर, डू यू नो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन। तो रेन को कलेक्ट करने के प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। तो 3 जोन है इन्वायरमेंट के, एटमोस्फेयर हवा, हाइड्रोस्फेयर पानी, और लिथोस्फेयर जमीन। तो तीनों को मिला के हम इसको बायोस्फीयर कहते हैं। इन दिस बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। तो लिविंग जो है वो इंटर रिलेटेड है एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम, और इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेस, बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्सेस हैं वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। तो प्लांट्स क्या देते हैं हमें, टिम्बर देते हैं फर्नीचर के लिए, और शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी देते हैं हमें, वे ब्रीथ प्रोटेक्ट सोइल। सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप ग्रोने के लिए जो है एक्ट एज ए शेल्टर बेल्ट। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की जो शॉर्टेज को भी पूरा करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज शो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज। तो दीज आर द इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स। ये अनगिनत, इन्यूमरेबल माने अनगिनत यूज है प्लांट्स के हमारी लाइफ में। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, और वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, और पानी में रहने वाले जीव भी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वो क्या देते हैं हमें, दूध देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स स्किन देते हैं, वूल। और इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, जैसे कि मधुमक्खी हमें शहद देती है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मधुमक्खी फ्लावर के पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है, बीज को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाके पॉलिनेट कराती है, नए वेजिटेशन फ्लावर्स उगते हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इट्स डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और ये जो हैं इंसेक्ट्स जो हैं और ये जो पक्षी हैं, ये डिकम्पोज़र का भी काम करते हैं इकोसिस्टम में, मतलब गंदगी साफ़ करने का भी काम करते हैं। द बर्ड्स
feed on insects, the birds insects को खाते हैं, and act as a decomposer as well. Vultures due to its ability to feed on dead, और vulture जो है वो मरे हुए जानवरों को खाने की ability रखते हैं, livestock को as a scavenger and consider as a vital cleanser of the environment, और उनको पर्यावरण के साफ करने वाले समझा जाता है. एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो चाहे कोई बड़ा एनिमल हो चाहे छोटा हो, सभी इकोसिस्टम के बैलेंस रखने में बहुत ही ज़रूरी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. कैसा है नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तो वेजिटेशन कहाँ कब कैसा होगा डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है. द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. दो मेजर वेजिटेशन है उनको ग्रुप किया जा सकता है जंगलों में, घास के मैदानों में, स्क्रब झाड़ियों में और टुंड्रा प्रदेशों में, जहाँ पे कांटों वाले पेड़ होते हैं ज़्यादा ठंडे मौसम में, ठंडे क्लाइमेट में. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई. तो फॉरेस्ट को हम जान सकते हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होगा. एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर decreases the size of trees and their density reduces. डेंसिटी उनकी कम हो जाती है. शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं स्टंटेड, एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. जहाँ पे बीच की रेन होती है, मॉडरेट होती है, वहाँ पे फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. थॉर्नी श्रब्स, और कांटे वाले झाड़ियाँ कहाँ होती हैं? एंड स्क्रब्स ग्रो इन ए ड्राई एरिया. वो ड्राई एरिया में होते हैं ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है. ये पाइथन की पिक्चर है ऑफ ए फॉरेस्ट में. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स. ऐसे एरिया में जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो ड्राई एरिया की बात हो रही है. डीप मतलब ज़मीन के बहुत अंदर चली जाती है पानी की खोज में. एंड लीव्स विद थोर्नी वैक्सी सरफेस, और जो इसके पत्ते होते हैं वो कांटे की रूप धारण कर लेते हैं ताकि वो पानी को कम से कम एवापोरेट करे. उनका सरफेस कम हो जाता है. पत्तों में से ज़्यादा जल्दी पानी एवापोरेट हो जाएगा, कांटे में से नहीं होगा, इसलिए वो कांटे की शेप लेते हैं बिकॉज ऑफ ड्राई रीजन. रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर, जिससे मॉइस्चर का लॉस कम होता है थ्रू द ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिससे पत्ते में से पानी एवापोरेट होता है. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मोसस एंड लाइकन्स टाइप की वेजिटेशन होती है टुंड्रा रीजन में, ठंडे प्रदेश में. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक. 2 सेंचुरी पहले जितने लोग थे अब वो ज़्यादा हो गए हैं. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. और उन सबको खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स चाहिए जिससे कि लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. फॉरेस्ट कवर ऑल द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली. और फॉरेस्ट कवर तो बहुत तेज़ी से वैनिश होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूबल रिसोर्सेस. और बहुत ही अर्जेंट नीड है कि इस वैल्यूबल रिसोर्सेस को बचाया जाए. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाए? किसका? वेजिटेशन का, पेड़ पौधों का और वाइल्ड लाइफ का. तो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. जंगल तो हमारी संपत्ति है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट्स एक तो एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन भी करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कैन कोज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. तो ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेट में चेंज नेचुरल हैबिटेट को बिगाड़ सकता है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. तो मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल, जिससे बहुत सारी स्पीसीज तो खतरे में हो गई है, वल्नरेबल हो गई और इंडेंजर्ड हो गई है. एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ तो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है. एक्सटिंक्शन माने समाप्त होना, वर्ज माने किनारे पर, के ख़त्म होने के किनारे पर है. डिफोरेस्टेशन, सोयल इरोजन. तो डिफोरेस्टेशन हो गया पेड़ों को काटा जाना. सोयल इरोजन हो गया मिट्टी का कटाव. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, निर्माण कार्य. फॉरेस्ट फायर्स, सुनामीज एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. ये कुछ प्राकृतिक और ह्यूमन फैक्टर्स हैं विच एक्सलेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो इन रिसोर्सेज को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं. द एनिमल्स आर पोच्ड, जानवरों का शिकार होता है. फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड, उनका इलीगल ट्रेड होने के लिए है, उनकी हाइड्स के लिए, कि स्किन के लिए.
जैसे शेरों की स्किन को बाजार में बेचा जाता है, तो skins, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow. तो ये सारे जो एनिमल्स हैं बहुत ही डिमांड में है पोचर्स की, शिकारियों की, लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. तो दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. तो इनको हम बचा सकते हैं जब हम अवेयरनेस फैलाए, गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाए पब्लिक में. इसके लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं आर मेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम द डिप्लीशन. तो रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाने के लिए इनका कंजर्वेशन जरूरी है. देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट डिस्टर्ब. तो इन्वायरमेंट में जब भी बैलेंस रहेगा अगर जितनी स्पीसीज जो हैं वो उतनी ही बनी रहे. ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल बैलेंस. तो बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने नेचुरल बैलेंस को ख़राब कर दिया है. अच्छा, इसमें है नो मोर फॉरेस्ट फायर इज़ ए थ्रेट टू द इंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फाना. तो जो जंगल की आग है वो नुकसान पहुंचाती है वहाँ के फ्लोरा फाना को. तो इट कवर्स मेनली ड्यू टू द थ्री रीजन. नेचुरल फायर ड्यू टू द लाइटनिंग. तो दो नेचुरल फायर लगती है वो लाइटनिंग से, जब बिजली कड़कती है उससे भी लग जाती है. फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर. और फायर हीट जनरेशन से भी गर्मी ज़्यादा होती है तो भी घास में आग लग जाती है. केयरलेसनेस ऑफ पीपल की वजह से फायर पर्पजली कोज्ड. और कोई जानबूझ के आग भी लगा देते हैं जंगलों में. लोकल इनहेबिटेंट्स मिस्चीवियस मेकर्स होते हैं कुछ. और सम सेंट्रल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन. लोगों को एजुकेट किया जाए. प्रमोट डिटेक्शन ऑफ फायर, और फायर को डिटेक्ट किया जाए जल्द से जल्द कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क के थ्रू. नेशनल पार्क क्या होता है? ग्लोसरी में नेशनल नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने को नेशनल पार्क बोलते हैं रीजन को. हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज ड्यू टू द इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स. और बिना सोचे समझे मारे जाना किसका? सेवरल बर्ड्स का, एनिमल्स का. है इधर बिकम एक्सटिंक्ट, या तो वो एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए हैं, या आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या विलुप्त होने की कगार पे है. तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिकरण, जंगलों का समाज, जंगल लगाए, पेड़ पौधों को लगाए, फंक्शन किए जाएं फॉरेस्ट्री के, जैसे वन महोत्सव है. एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच. स्कूल चिल्ड्रन को इनकरेज किया जाना चाहिए बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज. ताकि बच्चे खुश होएं, अप्रिशिएट करें इन्वायरमेंट को और इनके इकोलॉजिकल बैलेंस को. मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज. कई कंट्रियों ने कानून पास किया है अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को मारने या उनका व्यापार करने के खिलाफ. इन इंडिया किलिंग ऑफ लाइन, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल. इनको मारना इंडिया में इलीगल है. एन इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है साइट्स, जिसका नाम है sites has been established that list several species of animals and birds. जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का नाम लिखा गया है जिनका ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. तो कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना प्लांट्स और एनिमल्स का, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है. ये हर्ड ऑफ एलिफेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन है ये. सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया की सीरीज होती है लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं. इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. तो इनका रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी करना और उनको डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ भी करना है. साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज. जो खतरे में है स्पीसीज उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है. ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, सभी देशों गवर्नमेंट के बीच. इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीसीमेंस और इन
स्पीसीमेंस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो लगभग 5,000 स्पीसीज है एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज है प्लांट्स की जो कि प्रोटेक्टेड है साइट्स के अंडर। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर को बार बार सुने जिससे सारी कॉन्सेप्ट्स और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। हमारा ऐप है बहादुरी फाउंडेशन, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जितनी भी आप वीडियो आएगी आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगी। थैंक यू।